कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, खुश होगे और मस्त होगे। तो आज हम लोग बेटा अपने इस प्यारे सी यूट्यूब चैनल उमेश गुरुकुल पर क्लास 10th का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या, नामनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण की बात पढ़ेंगे। देखो बेटा, ये तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको तुम पढ़ लिए तो मान के चलो कम से कम तुम्हारे 3 नंबर 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो बेटा नामनक्लेचर पढ़ने से पहले ना हम लोग उनकी छोटी छोटी चीजों को तैयार करें, और जब तक तुम्हें उनकी बेसिक नहीं मालूम रहेंगे तब तक तुम किसी यौगिक का, किसी कंपाउंड का नामकरण यानी नामनक्लेचर नहीं कर सकते हो। इसलिए तुम पहले थोड़ा सा पढ़ लो, तब सीधा नामकरण पर चलते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले नामकरण के लिए ना हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है जिसे कहते हैं होमोलॉगस सीरीज, यानी सजातीय श्रेणी। अब सजातीय श्रेणी है क्या? एक सामान्य सूत्र के कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम से व्यवस्थित करने पर, एक सामान्य सूत्र के अणुभार, जैसे अगर CH2 का है तो CH2 का ही, CH3OH है तो सब CH3OH ही, यानी CH3OH C2H5OH डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से मैंने क्या कहा कि एक सामान्य सूत्र के कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम से व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है बेटा, उसी को हम लोग कहते हैं सजातीय श्रेणी। जैसे ना जो तुम्हें श्रेणी मिलेगी वो एज लाइक, जैसे यहाँ ध्यान दो, अगर यहाँ CH2 है तो यहाँ मिलकर के आएगी C2H4, फिर यहाँ देखो एक था तो यहाँ 2, यहाँ C3H7। मतलब कि जो श्रेणी बढ़ती हुई आएगी वो एक निश्चित डिफरेंस के रूप में आएगी। ऐसी अगर कोई श्रेणी मिले तो उसे तुम कहना क्या, सजातीय श्रेणी। अगर ये नहीं तैयार हुआ तो इस डिफिनेशन को सुना देना। किसको किसको? कि दो क्रमागत सदस्यों के CH2 अंतर के रूप में बढ़ती हुई श्रेणी को हम लोग सजातीय श्रेणी कहते हैं। CH2 का डिफरेंट हो, ऐसी श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी। अगर बेटा कहीं एक कार्बन मिलेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे मेथ। देखो इसको कॉपी में लिखते जाओ तुरंत, क्योंकि नामनक्लेचर में या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बाद में होगी। क्या बताएं कि अगर C1, अगर एक C है कहीं तो उसका नाम होता है मेथ। देखो मेथेन है, मेथीन है या मेथाइन है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। मैंने तुमको शुरू से कहा अगर स्किप किए तो बहुत कुछ खो बैठोगे। तो क्या, अगर C1 है, अगर एक C है तो उसे कहते हो मेथ। अगर कहीं 2 C है तो उसे कहते हैं एथ। अगर 3 C है तो उसे कहते हैं प्रोप। 4 C है तो ब्यूट, 5 C है तो पेंट, 6 C है तो हेक्स। अगर C की संख्या 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन। और इसके अलावा अगर C10 है बेटा तो उसे कहते हैं डेक। अगर C11 है तो उसे वन डेक, दो डेक। इतना ही बहुत है, यानी हम लोगों को तो केवल 8 9 तक ही पढ़ लें, 10th वालों के लिए बहुत है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तुम्हें आगे बताऊं। सजातीय श्रेणी समझ में आ गई ना, कि CH2 अंतर के रूप में बढ़ती हुई श्रेणी को, या एक समान सूत्र, ऐसे समान सूत्र जो समान अणुभार के रूप में बढ़ रहे हो, उसी को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो तब आगे। अब बेटा हम होमोलॉगस यानी सजातीय श्रेणी पढ़ने के बाद कार्बनिक यौगिकों का उनकी संरचना के आधार पर कैसे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया गया, इसको पढ़ने। देखो बेटा, तुम लोग एक चीज जानते हो कि ऐसे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे C2H5OH, CH4, CO2 etc। यानी ऐसे यौगिक जो किससे मिलकर बने हो, कार्बन से। ये तो समझ में आ गया ना। दूसरी चीज, एक होते हैं बेटा खुली श्रृंखला के यौगिक और एक होते हैं बंद श्रृंखला की यौगिक। ये संरचना के आधार पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है। खुली श्रृंखला की यौगिकों को जैसे बेटा हम लोग यहाँ देखो ऐसे, यानी जो पार्श्व संरचना दे ऐसे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, खुली श्रृंखला की यौगिक। और इन खुली श्रृंखला की यौगिकों को ही हम लोग बेटा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा अगर कोई पूछेगा कि सर इन्हें एलिफैटिक क्यों कहा जाता है, तो कह देना क्योंकि इनके जो उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं, जहां C की संख्या काफी ज्यादा होती है, वो एज लाइक फैट होते हैं, वसीय होते हैं। इसी कारण इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एलिफैटिक भी कहते हैं। अगली चीज, उसके बाद सर खुली श्रृंखला के बाद हाइड्रोकार्बन क्या है, बड़ा अच्छा शब्द आया कि सर हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो, देखो हाइड्रोकार्बन 2 शब्द से मिलकर बना ही है, हाइड्रोजन और कार्बन। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात समझ में आई। इसके बाद हम लोग बेटा एक पढ़ लें संतृप्त हाइड्रो। संतृप्त का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन
संतृप्त का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जो प्रायः एकल बंध से बंधे हो। एकल बंध से मतलब जैसे ये मेथेन, ये देखो ये सब एकल बंध से बंधे हैं। चाहे जितनी बड़ी संरचना होगी, अगर उनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो उन्हें हम लोग कहेंगे संतृप्त हाइड्रो, और अगर उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तो उन्हें कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर से मेरी बात सुन लो। अब डबल वाले में जैसे एथीन प्रोपीन ब्यूटीन है, और सिंगल वाले में मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन है। तो क्या बोलोगे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें प्राय एकल बंध पाया जाता है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे उन्हें हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बेटा संतृप्त में होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। और एल्केन का लल्लू क्या होता है? केमिकल फार्मूला CnH2n+2 होता है, और इनका जो सफिक्स होता है, अनुलग्न होता है, वो क्या होता है? वो होता है एन। क्या होता है? एन, ANE, एन। और जो इन है, एल्कीन है, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और इसका जो सफिक्स बनता है बेटा वो इन बनता है। क्या? इन, ENE। और एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2, और जो इसका आयन क्या बनता है, और जो इसका सफिक्स बनता है वो क्या बनता है? आयन। क्या बनता है? आयन। तो इस तरीके से तुमने संतृप्त सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त डबल बॉन्ड, एल्केन का मतलब CnH2n+2, एल्कीन का मतलब CnH2n, एल्काइन का मतलब CnH2n-2, इतना तो पढ़ लिया। अब इसके बाद हम ना देखो जो बंध श्रृंखला की यौगिक है वो अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लो जो सिरा विहीन संरचना देते हैं वो बंध श्रृंखला की यौगिक होते हैं। जैसे ये देखो साइक्लोप्रोपेन हो गया, कोई पता नहीं चल रहा है कहां से बना है। ये दो टाइप के होते हैं, जो केवल कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे उन्हें समचक्रीय, और जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा फ्लोरीन नाइट्रोजन से मिलकर बने होंगे उन्हें विषम चक्रीय। ये भी दो प्रकार के एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, ये हम लोग आगे की क्लास में। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊं कि बेटा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का कैसे नामकरण करेंगे। देखो अब अगर होमोलॉगस पढ़ चुके और तुम कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ चुके, अब तुम इनको एल्कीन को, एल्केन को और एल्काइन को कैसे नामकरण करेंगे। देखो मैंने एल्केन का फार्मूला तुम्हें बता दिया। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n। ध्यान से देखना, अगर कोई आदमी n बराबर 1 मान लो, अगर n बराबर 1 मान ले तो इस C की जगह कितना हो जाएगा बेटा? 1। यहां देखो H 2 गुणे n, तो 2 1 कम, 2 और 2, 2 2 यानी 2 और +2, यानी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा CH4। 1 लिखो या ना लिखो, लिख दो तब भी सही, ना लिखो तब भी। देखो अगर कहीं C की संख्या 1 होती है तो होमोलॉगस ने बताया था कि बेटा उसका मतलब होता है मेथ, और ये एल्केन का सफिक्स बताया था होता है एन, यानी क्या? एन होता है। तो सफिक्स तो हो गया एन, जो पीछे लगेगा अनुलग्न, और ये जो इसका C की संख्या 1 थी तो 1 का मतलब मेथ, और धन यहाँ बेटा हो जाएगा एन, और अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा कर दूं लल्लू तो ये बन जाएगा मेथेन। कोई दिक्कत? अगर कोई आदमी n बराबर क्या लिख दे? 2, अगर कोई आदमी n बराबर 2 लिख दे तो फार्मूला क्या था अपना? फार्मूला मैं फिर से लिख देता हूं CnH2n और +2। तो n की जगह अगर 2 लिखूंगा तो यहाँ 2, यहाँ H, और H में क्या? 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 और +2 यानी क्या हो जाएगा? C2 और H6। अब अगर C की संख्या 2 होती है तो क्या होगा? होमोलॉगस में तुमने पढ़ा था, अगर C की संख्या 2 तो इसका मतलब एथ, कापी खोल के रख लो बगल, एथ, और इसका अनुलग्न क्या देख रहे हो? n, और अगर n इसमें जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? एथ। चलो एक और मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दो एक और। अब अगर आदमी इसी पर n बराबर कितना लिख दे लो? 3। अब अगर बेटा हम लोग n बराबर 3 मान ले इसी फार्मूले पर, तो यहां हो जाएगा C की संख्या 3, और यहां देखो 2 गुणे 3 और धन कितना? 2, तो ये बेटा क्या हो जाएगा? C3, और 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। यानी C की संख्या होमोलॉगस में तुमने देखा था C की संख्या 3 पर प्रोप होता है, तो हो जाएगा प्रोप और +n, यानी ये बन जाएगा प्रोपेन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन। इसी तरीके से बेटा तुम लोग होमवर्क में C4 से लेकर C7 तक कम से कम निकाल लेना, यानी ब्यूटेन, प्रोपेंटेन और हेक्सेन, हेप्टेन।
चलो चले आए एल्कीन वाले पर। देखो एल्कीन में अगर मैं n बराबर 1 लिखूंगा लल्लू, तो यहाँ C की संख्या 1 है और यहाँ 2 का 1 से गुणा करोगे 2, तो बन जाएगा CH2। तुम सोच रहे होगे सर इसका नाम मेथीन लिख दूं, बात तुम्हारी भी सही है सर, अनुलग्न लगा दिया इन, यानी जो सफिक्स बना है वो इन बना दिया, और C की संख्या 1 थी तो मेथ, और हो गया मेथीन। लेकिन बेटा CH2 जो है ना एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती है, तो इसलिए इसको तुम ना के बराबर लिख देना, केवल एक, नहीं तो कुल समझ लो एल्कीन है चला गया। तो अब n बराबर इसमें हम 2 लिखें, n बराबर 2 लिखेंगे तो फार्मूला था CnH2n, तो यहाँ C की संख्या 2 और H ठीक उसका दुगना तो 4। अगर C की संख्या 2 है तो हो गया एथ, और एथ में इन जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या बेटा? एथीन। क्या बन जाएगा? एथीन। n बराबर कोई आदमी 3 मान ले तो यहाँ हो जाएगा C3 और H 3 दूनी 6, यानी ये हो जाएगा प्रोपीन। इसी तरीके से n में अगर कोई 4 मान ले तो C की संख्या 4 और H 8, तो यानी ये हो जाएगा ब्यूटीन। आई बात समझ में? आगे इसमें भी पेंटीन और हेक्सीन कर लेना बेटा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ हम लोग देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ी सी स्पेस कम है वहां। और अब आगे देख लो यहाँ कि अगर कोई आदमी एल्काइन की बात करता है, किसकी बात करता है बेटा? एल्काइन की। तो देखो एल्काइन का फार्मूला हो गया क्या? एल्काइन का फार्मूला हो गया CnH2n-2, और अनुलग्न क्या हो गया? आइन। चलो भैया, अगर n बराबर इसमें 1 मान ले तो यहाँ क्या हो जाएगा? C1 और H, यहाँ 2 1 कम 2 और -2, ये तो भैया C1 है बच्चा, ओ तरीकी आयन होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या? हाँ, दोनों में, एल्कीन में और एल्काइन में C बराबर 1 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सर क्या और सब होगा? हाँ होगा बेटा। n बराबर क्या मान लो? 2, तो C2 और यहाँ H 2 गुणे 2 -2, 2 दूना 4 में से 2 निकल गया, तो C, और यहाँ 2 दूना 4 में से 2 निकला है CH2। बेटा CH2 जो होगा इसका नाम होगा, C की संख्या 2 है तो एथ, और प्लस आइन जुड़ जाएगा तो लल्लू हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा? इसी तरीके से अगर कोई आदमी n बराबर 3 मान ले तो C3 और H 3 दूनी 6 में से 2 निकल गया, C3H कितना हो गया? 4। H कितना हो गया? 4। इसका नाम हो जाएगा बेटा क्या? इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। इसी तरीके से n बराबर कोई 4 मान ले तो क्या हो जाएगा? C4 और H 4 2 जा 8, 8 में से कितना निकल गया? 2, तो C4 और H 6 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। इसी तरीके से कोई आदमी n बराबर 5 मान ले तो C की संख्या 5 और यहाँ 5 दूनी 10 में से 2 निकल गया 8, ये हो जाएगा पेंटाइन। क्या हो जाएगा? कंटाइन नहीं, पेंटाइन, 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 पेंटाइन। क्या हो जाएगा? पेंटाइन। बात समझ में आई? इस तरीके से मैंने तुम्हें एल्केन, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले मैंने तुम्हें एल्केन बताया। एल्केन का बेटा सूत्र क्या होता है? अनुलग्न होता है n, यानी n ऐसे चाहे जैसे लिखो। इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। इन पढ़े तुम लोगों ने, इन जिसका यानी सफिक्स होता है इन, वही एल्कीन। एल्कीन इनका सूत्र होता है CnH2n। आइन पढ़े जिसे तुम एल्काइन कहते हो, आइन जिसे तुम एल्काइन कहते हो, और उनका सूत्र था CnH2n-2। तुमने कहा सर ना तो इस पे ना तो इस पे n बराबर 1 एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इतना तुम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद बेटा हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप। तो उन सबको पढ़ने के बाद अब बेटा हम लोग अगली कड़ी और नामनक्लेचर की अंतिम चीज है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह किसी यौगिक का वह समूह होता है, वह भाग होता है जो उसके भौतिक व रासायनिक गुणों का पूर्ण जिम्मेदार होता है। किसी यौगिक का वह समूह जो उसकी फिजिकल व केमिकल प्रॉपर्टी का पूर्ण जिम्मेदार हो, उसी को या जिस पर उसकी फिजिकल व केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हो, निर्भर होती हो, उसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे अगर कहीं OH लगा होगा तो जान लेना वो अल्कोहल है, और बेटा उसका अनुलग्न जो लिखा जाएगा सफिक्स ओ ऑल लिखा जाएगा। अभी मैं जस्ट एकदम, अब घबराओ मत, अभी थोड़ी देर में मैं शुरू करने वाला हूँ नामनक्लेचर। और एल्डिहाइड का CHO और उसका अल होगा, कीटोन का समूह होगा CO, ये देखो डबल वैलेंसी का होता है इसलिए बीच में दोनों तरफ इसमें बॉन्ड लगे हैं। और अब इसका होता है ओन,
और कार्बोक्सिलिक का COOH ओइक एसिड, हाइड्रोजन का X होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो गया। और ईथर का अकेला O होता है, एल्केन का वही सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का वही डबल बॉन्ड, एल्काइन का वही ट्रिपल बॉन्ड। इस फंक्शनल ग्रुप की भी तुम लोग क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं तुम्हें कुछ आईपीएससी प्यारी प्यारी समझाऊं कैसे हम लोग लिखेंगे। तो इतनी देर बाद हम लोग बेटा कहाँ पहुंचे, अपने आईपीएससी नामांकन पर। तो आईपीएससी नामांकन की कुछ रूल हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, नंबर दूसरी चीज अंकन करते हैं, नंबर तीसरी चीज फंक्शनल ग्रुप की पहचान करते हैं, और फिर उस पर नंबरिंग करने के बाद फंक्शनल ग्रुप लिखने के बाद आईपीएससी नामांकन लिख देते हैं। सबसे पहले परफिक्स लिखते हैं, यानी पूर्व लग्न, फिर वर्ड रूट और पेरेंट्स चेन वही जनक श्रृंखला, और फिर सफिक्स। चलो इस पर आ जाओ। देखो सबसे पहले तुम ये जानो, अभी थोड़ी देर पहले कहे थे कि अगर सर कहीं सिंगल बॉन्ड होगा, अभी थोड़ी देर पहले कहते कि सर अगर कहीं सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका मतलब एन होता है, और डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। यहाँ कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब एन है। और सी कितना है बेटा, 1 2, और सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 2, सी का मतलब क्या हो जाएगा, एथ, और एथ में क्या जुड़ जाएगा, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा एथेन। आया समझ में। अब इस पे आ जाओ, इस पे देखोगे कि यहाँ 1 2 3 4 सी है, सी की संख्या कितनी है, 4, लेकिन इसमें कौन सा बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का मतलब होता है इन, इन का मतलब हम लोग इसकी सफिक्स लिखेंगे, लेकिन कैसी था, 4C, और 4C का मतलब होता है बेटा ब्यूट, क्या होता है, ब्यूट, और ब्यूट में जोड़ देंगे क्या लल्लू, डबल बॉन्ड का मतलब इन, ये पूरा मिलकर के हो जाएगा ब्यूटीन, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। आया समझ में। यहाँ कितना सी है बेटा, 2C, और कौन सा बॉन्ड लगा है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आइन, तो ये हो जाएगा एथाइन, क्या हो जाएगा, ए। आगे आ जाओ, बॉन्डिंग का काम खत्म। मैंने भी बताया था कि अगर OH लगा होगा तो एल्कोहल होता है, और नाम के अंत में ऑल जुड़ता है। तो यहाँ 1C था, एक वर्ड रूट अपना लिखो, 1C का मतलब मेथेन, और मेथेन और प्लस बेटा ऑल जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। यहाँ कितना सी है, 2C, दिख रहा है आंखों से, 2C का मतलब एथेन, और प्लस OH का मतलब ऑल सफिक्स में, तो एथेनॉल हो जाएगा। यहाँ 1 2 और कितना, 3C था, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तुम्हें बताओ। अब जरा हम लोग बेटा इसका नामांकन करें। देखो इसमें सी की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4C का मतलब होता है क्या, ब्यूटेन, क्या हो गया, ब्यूटेन। और अगर अंत में कार्बोक्सिलिक लगा है तो उसका मतलब क्या हो गया, ओइक एसिड, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, और अगर पूरा बेटा एक साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, ब्यूटेनोइक क्या हो जाएगा, एसिड। जरा इसमें देखो एक Cl, Cl परफिक्स आ जाता है, और Cl का मतलब होता है, अभी लिखा था क्या, क्लोरो, और फिर क्या, 2C का मतलब हो गया एथेन। चलो इस पे आ जाओ, CHO का मतलब एल्डिहाइड, अल होता है, 1C 2C 3C, 3C का मतलब प्रोपेन हो गया, और प्रोपेन में क्या जुड़ जाएगा, अल, तो हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। यहाँ 1C है तो इस, और अल है, इसका मतलब ये हो जाएगा मेथेनल, और यहाँ हो जाएगा क्या, और यहाँ हो जाएगा 1C का मतलब मेथेनोइक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें मिलूंगा ढेर सारी एग्जांपल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लो बेटा।